Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Okay, today's topic is about water. So these are different contents of my lecture as shown in this picture. ये जो है different topics और headings हैं हम इस lecture में जो है इसको detail से पढ़ेंगे. Okay, so let's start our topic. अच्छा इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ वाई वाटर इज़ इम्पोर्टेंट टू बायोकेमिस्ट्री, यानी कि वाटर की क्या इम्पोर्टेंस है बायोकेमिस्ट्री में. सो इट्स फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज़ मोर देन 70% अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर, यानी कि जो अर्थ का 70% जो सरफेस है वो वाटर उसमें मौजूद होता है. अब इसी वाटर की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट जो है बैलेंस रहता है, यानी कि इसमें सडन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो है इसमें नहीं आता. अब इसी वाटर की वजह से लाइफ जो है अर्थ पर पॉसिबल है, यानी अगर ये वाटर ना होता 70% अर्थ का सरफेस जो है वाटर से कवर ना हुआ होता तो उसकी वजह से जो है अर्थ पर लाइफ जो है पॉसिबल ना होती, यानी कि जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अर्थ में तो इसकी लाइफ एग्जिस्टेंस जो है पॉसिबल ना होती. ओके, इट्स थर्ड इम्पोर्टेंस इज इट्स सॉल्वेंट एंड सबस्ट्रेट फॉर मेनी सेलुलर रिएक्शन, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं सेलुलर लेवल पे, चाहे वो मेटाबॉलिज्म का हो या मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में जो एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को उसकी ट्रांसफरिंग जो है सॉल्वेंट के फॉर्म में होती है और वही सॉल्वेंट जो है वाटर होता है. तो ये एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है एक्ट करता है. एंड इट्स सेकेंड इम्पोर्टेंस इज ट्रांसपोर्ट केमिकल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अच्छा, जो वही डाइजेशन के प्रोसेस में जो केमिकल बनते हैं या जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है उनकी ट्रांसपोर्टेशन एक ऑर्गन ऑफ द बॉडी जो है दूसरे पार्ट में जब इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है तो वो इसी वाटर के ज़रिए से होती है. ओके, इट्स सेकेंड इम्पोर्टेंस इज हेल्प्स टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. अच्छा, हम कहते हैं कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ऑलमोस्ट जो है ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो है फीवर के फॉर्म में या दूसरा अगर इस तरह कोई टेम्परेचर जो है बॉडी का इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट नॉर्मल कंडीशन में जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 ही होता है. तो इस वाटर की वजह से जो है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है. Its last importance is its cell components and molecules that are protein, polysaccharide, nucleic acid, membrane assume their shape in response to water. यानी कि जो हमारी बॉडी में जिस तरह हमने सेल के स्ट्रक्चर में पढ़ा कि इसमें ज़्यादा अमाउंट में जो है वाटर मौजूद होता है, तो जो हमारी सेल की ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, तो इनकी जो अपनी डेफिनेट स्ट्रक्चर होती है सेल में तो वो इसी वाटर की वजह से होती है. यानी कि वो जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, शेप होती है, वो इन वाटर मॉलिक्यूल्स ही की वजह से होती है. अच्छा, ये तो था वाटर की इंपॉर्टेंस के बारे. नाउ व्हाट आर डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर. वाटर की जो है यूजेस क्या क्या है. तो सबसे बड़ा यूज़ तो ये है कि ये एज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. अगर हम इसको सेलुलर लेवल पे इसके यूजेस ले लें तो हमारी बॉडी में जितने सारे कार्बोहाइड्रेट्स है या जो है प्रोटीन्स है तो इसके लिए एज अ सॉल्वेंट जो है ये एक्ट करता है. यानी कि अगर ये ना होता तो ये जो हम खुराक लेते हैं इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो वो सॉल्युबल फॉर्म में फिर किस तरह एग्जिस्ट करेंगे. तो ये जो है इसकी सॉल्युबिलिटी के लिए और फिर इसकी डाइजेशन के लिए बॉडी में जो है वाटर रिक्वायर्ड होता है. फिर जब इसकी मेटाबॉलिज्म होती है तो मेटाबॉलिज्म में भी जो है वाटर इसकी मेटाबॉलिज्म में रिक्वायर्ड होता है. अच्छा, ये तो हो गई यूजेस ऑफ वाटर इन सेलुलर लेवल, यानी कि सेलुलर लेवल पे ये वाटर की यूजेस है. अच्छा, अगर डेली लाइफ में भी हम देखें तो डेली लाइफ में भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं. घरों में हम इसको यूज़ करते हैं. इसके अलावा लेबॉर्ट्रीज़ में भी हम डिफरेंट टेस्ट के लिए या अगर हमने एक केमिकल रिएक्शन करना है तो उसको उसमें अगर हमने किसी सोल्यूशन को बनाना है तो उसमें भी हम वाटर ही को लेते हैं. इसी वजह से वाटर को जो है एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसको कहते हैं. देन अगर हम इंडस्ट्रियल लेवल पे इसके यूजेस को देख ले तो इंडस्ट्रीज़ में भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं. फर्स्ट इसका जो यूज़ है कि जो हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोडक्ट्स बनती है तो उनकी जो प्रिपरेशन होती है, यानी कि उसके लिए जो
इनिशियल जो है रिएक्टेंट्स चाहिए होते हैं, तो उनके केमिकल रिएक्शन जब होते हैं तो उसमें भी वाटर रिक्वायर्ड होता है। देन अगर जो एक इंडस्ट्री काम कर रही है उसके उसमें जो जितने सारे मशीन जो है काम कर रहे होते हैं, तो काम करने से क्या होता है, उसकी जो फ्रैक्शन फोर्स होती है उसकी वजह से उसका टेम्परेचर जो है बढ़ रहा होता है। यानी कि जो मशीन जब काम कर रही होती है तो उसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो वाटर को वहाँ पे जो है एज ए कूलिंग एजेंट यूज़ करते हैं, यानी वाटर को यूज़ करके उसकी मशीन की जो एफिशिएंसी होती है फिर वो एज इट इज़ ही रहती है। टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से उसकी एफिशिएंसी फिर कम नहीं होती। अच्छा, ये तो हो गई यूजेस ऑफ वाटर। देन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी है। अच्छा, वाटर जो है दैट इज इट्स टेस्टलेस odorless liquid at ambient temperature and pressure and appears colorless in small quantities although it has its own intrinsic very light blue hue। यानी वाटर जो होता है ज़्यादातर टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है एक नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे। हाँ, आपने खुद भी इसको जो है ऑब्ज़र्व किया होगा कि वाटर का ना तो टेस्ट होता है ना उसका जो है ऑर्डर होता है, उसका स्मेल नहीं होता। लेकिन अगर वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो तो मोस्टली ये जो है ब्लू कलर का दिखाई देता है। जिस तरह अगर आप दरिया के पानी को अगर काफ़ी वो क्लीन हो तो उस केस में, या समंदर का पानी जो हो तो वो उसका जो कलर होता है वो मैक्सिमम जो है ब्लू दिखाई देता है। अच्छा, ये तो हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर के वाटर की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी इसका स्ट्रक्चर जो है किस तरह बना हुआ है, कौन कौन से बॉन्ड्स इसमें मौजूद होते हैं। तो वाटर का जो केमिकल फार्मूला है उसको हम शो करते हैं H2O से, यानी कि ऑक्सीजन के साथ दो जो हाइड्रोजन होते हैं कंबाइन होते हैं। अब ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कौन सा बॉन्ड इसमें मौजूद होता है, तो मोस्टली कोवेलेंटली ये एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं। यानी ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है कोवेलेंटली जो है अटैच होते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि शेयरिंग के ज़रिए से ये बॉन्ड बनता है। यानी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जो है और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अच्छा, अब इसमें डाइपोल मोमेंट मौजूद होता है। वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है इसमें डाइपोल मोमेंट मौजूद होता है। अब ये क्यों, तो जो ऑक्सीजन है ये ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसमें जो है डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो सेम नहीं रहती। हाइड्रोजन के लास्ट लास्ट शेल में जो है जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ऑक्सीजन का अगर हम ले लें तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो है जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसमें डायपोल मूवमेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। वाटर जो है इसकी जो कोवेलेंट बॉन्डेड है, या इसकी जो स्ट्रक्चर है इसकी वजह से दूसरे जो सॉल्वेंट है इससे इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है डिफरेंट होती है। अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है तो इसको हमने पढ़ना है। अच्छा, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी इसकी है कि ये फिजिकल जो हम पढ़ते हैं कि मैटर जो है 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में, लिक्विड और गैस में। तो वाटर जो है ये इस तरह का सॉल्वेंट है कि ये तीनों स्टेट्स में जो है इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये तीनों स्टेट को एडॉप्ट करे। यानी ये जो है सॉलिड स्टेट में भी मौजूद होता है, लिक्विड में भी और गैसेस में भी है। अच्छा, ये अब किस तरह हमें पता चलेगा कि भी कौन से स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये मोस्टली डिपेंड करता है किस चीज़ पे, उसकी जो है टेम्परेचर पे, कि इसका टेम्परेचर क्या है। यानी कि अगर टेम्परेचर कम हो फ्रीजिंग पॉइंट में तो उस केस में अगर इसको हम फ्रीज कर ले तो ये वाटर जो है सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर हम उसका टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग पॉइंट से बढ़ा के थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दे तो वो मेल्ट होके लिक्विफाई हो जाएगा, यानी फिर वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। देन अगर हम उसका टेम्परेचर और भी इंक्रीज़ कर दें तो एक पॉइंट इस तरह आएगा कि ये जो है इसकी बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। देन बॉइलिंग पॉइंट पे अगर हम उस की टेम्परेचर जो है वाटर की टेम्परेचर और भी बढ़ा दे तो
ये जो है उसके मॉलिक्यूल जो है वपोराइज हो जाएंगे, यानी कि वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह डिफरेंट टेम्परेचर पे वाटर की ये एबिलिटी है कि ये 3 डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में। अच्छा, देन इसकी जो नेक्स्ट यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है कि ये इसकी हाई स्पेसिफिक हीट होती है, यानी कि एज़ कम्पेयर टू अदर सॉल्वेंट के इसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी इसको एक फेज़ से दूसरे फेज़ में कन्वर्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। एंड इट्स थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी इज़ वाटर कंडक्ट्स मोर इजीली दैन एनी लिक्विड एक्सेप्ट मरकरी, यानी कि जो बाकी सारे लिक्विड्स है उनकी उनसे जब हम अगर हमने कंडक्शन जो है पास करनी हो तो कंडक्शन पावर उसकी कम होती है, लेकिन वाटर की जो कंडक्शन पावर होती है वो एज़ कंपेयर टू अदर सॉल्वेंट जो है ये ज़्यादा होती है। लेकिन मरकरी जो है वो इसमें एक्सेप्शनल केस है, यानी मरकरी जो है इजीली वो कंडक्शन जो है उसे पास नहीं होती। ओके, नेक्स्ट इज़ वाटर हैज़ अ हाई सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का अगर हम ले लें तो वाटर की जो है सरफेस टेंशन एज़ कम्पेयर टू अदर सॉल्वेंट जो है ज़्यादा होती है। वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी कि इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो है मोस्टली के अगर हम क्लिनिकल जो है लेबॉर्ट्रीज़ में ले लें या इंडस्ट्रीज़ में ले लें तो इसको वाटर को जो है एज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है ये। वाटर इन अ प्योर स्टेट हैज़ अ न्यूट्रल पीएच, यानी जिस तरह हम पढ़ते हैं कि एसिडिक और बेसिक का, तो इसका हमें किस तरह पता चलता है, तो इसका पता जो है हम पीएच से लगाते हैं। तो वाटर की जो पीएच है वो ऑलमोस्ट हमेशा जो है 7 रहती है। पीएच का जो रेंज है वो 1 to 14 होता है, यानी 1 से लेकर 6 तक की एसिडिक होता है, फिर 7 जो है वाटर का न्यूट्रल होता है, आफ्टर अनवर्ड जो है फिर वो बेसिक होता है। तो वाटर का जो पीएच होता है वो ऑलमोस्ट जो है न्यूट्रल पीएच होता है, यानी कि 7 पीएच पे ये एग्जिस्ट करता है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर के जो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर है वो किस तरह होता है, किस शेप में ये एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर में देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी होती है, यानी कि सारे के सारे जो बॉन्ड्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड होते हैं, और सिंगल बॉन्ड यानी कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो स्ट्रक्चर होती है, ज्योमेट्री होती है, वो हमेशा टेट्राहेड्रल ही होती है। अच्छा, तो जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी जो बॉन्ड होता है वो 104 यानी ऑलमोस्ट वो 109.5 होता है, लेकिन यहाँ पर जो एंगल है वो डिविएट हुआ है 109.5 से। इस वाटर का जो एंगल है वो 104.5 है। अब इसकी वजह क्या है, क्यों जो है वाटर का जो इसकी ज्योमेट्री तो sp3 है, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5 नहीं है बल्कि उससे डिविएट हुआ है। तो इसकी डिविएशन की वजह ये है कि जो वाटर के स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आउटर मोस्ट शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब ये कोवेलेंट बॉन्ड एक दूसरे के साथ बना लेते हैं तो ऑक्सीजन के जो दो पेयर होते हैं लॉन पेयर, तो वो लॉन पेयर जो है वो एज इट इज़ ही रहते हैं। और वेस्पर थ्योरी में हम ये पढ़ते हैं कि जो लॉन पेयर लॉन पेयर जो होते हैं बॉन्ड पेयर से ये रिपल्जन में के फॉर्म में एग्जिस्ट हो करते हैं, यानी कि लॉन पेयर क्या करते हैं, ये बॉन्ड पेयर को उसको रिपल्जन जो है उसमें प्रोड्यूस करते हैं। तो इन्हीं इसी रिपल्जन की वजह से क्या होता है, जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो एक साइड पर जो है उसको इस तरह धकेले हुआ होता है। तो इसी वजह से इसका जो बॉन्ड होता है वो 109.5 नहीं रहता बल्कि उसे डिविएट होके 104.5 रह जाता है। अच्छा, अब इसी बेंड स्ट्रक्चर की वजह से ये वाटर जो है पोलर जो है एक्ट करता है, यानी कि पोलरिटी की जो वजह है वो यही जो है इसका बॉन्ड एंगल है। दूसरा इसकी जो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन जो है ज़्यादा है। तो एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसमें डायपोल प्रोड्यूस हो जाता है, और फिर जो है इसकी बेंड स्ट्रक्चर जो है, यानी कि जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसमें जो बॉन्ड एंगल है उससे वो डिविएट होके 104.5 हो जाता है। तो इसी वजह से ये पोलरिटी इसमें आ जाती है, नॉन पोलर अब ये नहीं रहता।
अच्छा, अब पोलर मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? यानी ये तो हमने पढ़ा कि वाटर जो है पोलर मॉलिक्यूल होता है, तो पोल्स की जो प्रोडक्शन होती है क्यों होती है और किस तरह जो है इसमें मौजूद होता है। तो अगर हम डायग्राम में देखें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो है इस पर जो है पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है शो किया गया है। अब इसका मतलब क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किस चीज़ को शो करता है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज? तो हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन जो है ज़्यादा है, यानी ऑक्सीजन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से असल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ। यानी कि ऑक्सीजन की अब यहाँ पे एबिलिटी कि वो हाइड्रोजन के साथ उसके जो बॉन्ड पेयर है उसको अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। तो चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ उसका जो बॉन्ड पेयर है उसको अपने तरफ जो है अट्रैक्ट करेगा। तो उसकी वजह से ऑक्सीजन पर जो यहाँ पर पार्शल नेगेटिव चार्ज और दोनों हाइड्रोजन पर जो है पार्शल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसी वजह से वाटर जो है एज अ पोलर मॉलिक्यूल एक्ट करता है, यानी वाटर की जो पोलरिटी होती है वो इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होती है। इस डायग्राम में जो है क्लियरली शो किया गया है किस तरह जो है हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें जो है क्लियरली शो की गई है। अच्छा, अब जो इसमें पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है तो इसमें इसको यानी कि इसकी जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिस पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो है ये एज अ डाइपोल एक्ट करते हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये एज अ डाइपोल जो है एक्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर डाइपोल्स विल ओरिएंट देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द फील्ड व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, जब हम क्या करें कि इलेक्ट्रोड्स ले लें, यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स हैं इसको जो है हम इस तरह अरेंजमेंट इसकी कर लें। तो अगर यहाँ पर ऑक्सीजन के साइड पर हम जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ले लें और यहाँ पर जो है हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड ले लें, तो उससे क्या होगा कि जो यहाँ पर जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये एक दूसरे के साथ इस तरह इसकी अरेंजमेंट हो जाएगी कि ऑपोजिट इलेक्ट्रोड को ये अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर ऑक्सीजन का हम ले लें तो इस पर यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ये अट्रैक्ट करेगा। अगर हाइड्रोजन का हम ले लें तो इस पर यहाँ पर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, अब जो है कौन कौन सी बॉन्डिंग जो है इसमें मौजूद होती है, इसमें पॉसिबिलिटी जो है कितने किस टाइप के बॉन्ड्स की होती है वो हमने पढ़ना है। तो जो नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है यूजुअली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। अब ये किस तरह कौन से मॉलिक्यूल में मौजूद होती है? तो एक मॉलिक्यूल का जो न्यूक्लियस होता है यानी उसका जो पॉजिटिव पार्ट होता है, न्यूक्लियस पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन की मौजूदगी की वजह से, और जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है यानी कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होते हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है उनको हम कहेंगे नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग। यानी कि ये कम्प्लीटली वो बॉन्ड नहीं बनाए हुए होते लेकिन जस्ट जो है उसके साथ कनेक्शन होती है। अब ये किस टाइप के होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? तो ये मोस्टली वीक होते हैं और इजीली जो है हम इसको ब्रेकअप कर सकते हैं, यानी कि इसको इन बॉन्ड को नॉन कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए होगी। अच्छा, अब इसका फंक्शन क्या होता है, क्यों जो है ये एग्जिस्ट करते हैं तो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स होते हैं जो मोनोमर से कंबाइन हुए होके बने हुए होते हैं, तो उन मैक्रोमोलिक्यूल्स के इन बिटवीन जो इंटरकनेक्शन होती है वो इन्हीं नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये तो नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग की जो इंट्रोडक्शन होगी। अब इसके टाइप्स जो है कौन कौन से हैं? तो इसको जो है नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग को 3 टाइप्स में जो है डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज आयोनिक इंटरेक्शन, सेकेंड वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड थर्ड वन इज वांडरवाल फोर्सेस। अब वांडरवाल फोर्सेस की जो है इसकी 3 सब टाइप्स है, डायपोल डायपोल, देन डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, देन लास्ट वन इज इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। यानी
अच्छा, अब हमने इसमें से कौन सा पढ़ना है, तो मोस्टली जो हमारा यहाँ पे कंसर्न टॉपिक है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, इसलिए हमने इन सब में से जस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही को जो है पढ़ना है। अच्छा, इसकी जो एनर्जी होती है इन सब की, तो ये डिफरेंट होती है। यानी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होती है उसकी एनर्जी जो है, इसका एनर्जी प्रोफाइल अगर हम देखें तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, और ग्रेटर देन 210 किलो जोल पर मोल इसकी एनर्जी होती है। देन नॉन कोवेलेंट बॉन्ड में से फिर आयोनिक इंटरेक्शन जो होते हैं उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर। देन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो 12 टू 30 किलो जोल पर मोल होती है। देन वांडर वाल फोर्सेज एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इसकी अपनी जो है अलग अलग से आपको शो किया गया है। ओके, वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, अभी किस टाइप की होती है, असल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है? सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ अ वीक अट्रैक्शन बिटवीन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज़ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन इन वन मॉलिक्यूल एंड अ हाइड्रोजन एटम इन अनदर मॉलिक्यूल। यानी कि गिवन मॉलिक्यूल, अगर दो मॉलिक्यूल्स हो तो उनमें से एक मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो और दूसरे का हाइड्रोजन, तो उन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होगी उसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, जिस तरह इसमें डायग्राम में जो है आपको शो किया गया है, येलो कलर से जो है हाइड्रोजन को शो किया गया है, और ये डॉटेड जो लाइंस है ये शो कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो है मौजूद है। यानी कि अगर दो मॉलिक्यूल्स हो वाटर के, तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वो इसी तरह होगी। ये तो हो गई बात कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है किस तरह वाटर में एग्जिस्ट करती है। देन के अब एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो है कितने हाइड्रोजन बॉन्ड जो है पॉसिबल होते हैं, तो ऑलमोस्ट 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है उसके साथ पॉसिबल होती है। जिस तरह डायग्राम में आपको शो किया गया है कि इसमें जो हाइड्रोजन है उसके साथ, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल में जो दो हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, तो उसके साथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो और मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। देन जो ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वाटर के, तो उनके साथ भी जो है साइड पे वाटर के मॉलिक्यूल जो है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी तरह जो है अटैच होते हैं। यानी एज अ होल एक वाटर मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में जो है 4 जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होती है। अच्छा, ये जो तो हो गई स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के, किस तरह जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए जो है अटैच होते हैं। अब इसकी जो है यानी इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या जो है फ़ायदा पहुंचता है, यानी इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ में आया, इसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है या नहीं आता। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एज़ कम्पेयर टू अदर सॉल्वेंट्स के जो है काफ़ी हाई होता है। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है वाटर के मॉलिक्यूल जो है पैक्ड फॉर्म में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, और जो फ्लूइडिटी ऑफ वाटर होती है वो भी इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है।